हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आप लोगों को मैंने रिवीजन के बेसिस पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर की क्लासेस दी हैं, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि उससे बनने वाले शॉर्ट आंसर्स कैसे आ सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में मैं आपको बता दूं, ये आपके यूनिट 3 के ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे 90 नहीं 110% क्वेश्चन बनेगा। चाहे शॉर्ट में बने चाहे लॉन्ग में बने, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट में भी बन सकता है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि इसमें हम आपको आदर्शवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद, ये जितने भी आप पढ़ते हैं इनके विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। उसके बाद में कल आपकी एक क्लास आएगी जो आपकी यूनिट 4 की रहेगी कंप्लीट क्लास। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं कर रहे, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। पीजी पॉइंट लाइव ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जा कर के देखिएगा। आपको कुछ 1 से 2 पीडीएफ मैंने पेपर 3 और 1 की प्रोवाइड की है, वो फिलहाल पढ़िए। बाकी मॉडल पेपर्स बहुत जल्द कोशिश है कि अरेंज करवा देंगे आपके। ठीक है, देखिए आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, आदर्शवाद के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। या ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं और इसकी एक विचारधारा के रूप में इसके प्रमुख सिद्धांतों का विवेचन कीजिए। या इससे जो संबंधित लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे एक एक करके भी पूछा जा सकता है कि आदर्शवाद क्या है और इसके मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख करो। तो कहने का आशय ये है कि क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आदर्शवाद क्या है ना, आइडियलिज्म क्या है। आदर्शवाद का आधार जो है वो किससे, आध्यात्म से है, स्पिरिचुअलिटी से है। यानी आ से आदर्श और आ से अध्यात्म, इतना याद रखिएगा आप, क्योंकि कभी कभी आपके लिए एक शब्द का याद होना वो आपकी 4 लाइनें बनवा सकता है। अब यहाँ पर आप अध्यात्म से संबंधित 2-4 लाइनें अपने आप भी बना सकते हो, है ना। आदर्शवाद मूलभूत से शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों को स्वीकार करता है। शाश्वत मूल्य, इस विचारधारा के अनुसार भौतिक जगत की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। मतलब आप समझो, आदर्शवाद का मतलब क्या है। आदर्शवाद क्या मानता है, आदर्शवाद ये मानता है कि भौतिक जगत की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। यानी कि जो भी कुछ है वो सब एक दिन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुछ भी शाश्वत नहीं है, ऐसा कहा है, ऐसा मानना है आदर्शवादियों का कि जो कुछ भी है वो सब क्या है, नश्वर है। अतः आदर्शवाद के आदि प्रवर्तक प्लेटो के अनुसार प्रत्यक्षों या विचारों की एक वास्तविक विचारों के प्रकटीकरण से ही ये भौतिक जगत बना है। इसी मत को प्रत्ययवाद या विचारवाद भी कहा जाता है। परंतु बाद में विभिन्न आध्यात्मवादी सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न जो आपके बहुत अलग अलग से आदर्शवाद, जो मतलब अपने अपने मत सबने प्रस्तुत किए हैं। और जो आपका आदर्शवाद है, जो आपका आइडियलिज्म है, ये एक कॉम्प्लेक्स थिंकिंग पे बेस्ड चीज़ें हैं इसमें, यानी जटिल विचारधारा पर आधारित है। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा कि इसका आदर्शवाद का मतलब ये होता है कि ये जो भौतिक जगत है ये सब एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, यानी कि शाश्वत कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कहा गया है कि आदर्शवाद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए पैट्रिक ने, जो आपके पैट्रिक, ये आपके क्या है, एक आपके दार्शनिक है, इन्होंने तुलनात्मक रूप से आदर्शवाद तथा भौतिकवाद में अंतर स्पष्ट किया है। तो देखिए, जो कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके दार्शनिक ने कही है उनको आपको अपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो भौतिकवाद क्या है, इस संसार का आधार पदार्थ को स्वीकार करता है। मतलब जो आपका भौतिकवाद है उसका मतलब क्या है, भौतिक मतलब फिजिकल, फिजिक्स कह लो, जैसे आप भौतिकी कहते हैं ना फिजिक्स को। तो भौतिकवाद का मतलब होता है कि ये जो आपका संसार है इसका बेस क्या है, ये किससे मिलकर के बना है, पदार्थ से मिलकर के बना है, तो ये इसको स्वीकारता है। लेकिन आदर्शवाद में क्या है, मस्तिष्क को संसार का आधार माना गया है। मतलब भौतिकवाद में संसार किसको माना गया है, पदार्थ को। आदर्शवाद में संसार का आधार क्या माना गया है, मस्तिष्क को। किसने माना है, किलपैट्रिक ने माना है। ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार मन पहले है तथा पदार्थवाद बाद में। इन्होंने मन को प्राथमिकता दी, किसने, आदर्शवाद ने। मस्तिष्क को संसार का आधार माना है। आदर्शवाद के अनुसार मन पहले तथा पदार्थ बाद में। श्री पैट्रिक का कथन है कि आदर्शवादियों का विश्वास है कि संसार एक निश्चित अर्थ, एक निश्चित अभिप्राय और शायद निश्चित लक्ष्य और सृष्टि के हृदय तथा मनुष्य की आत्मा में एक प्रकार का आंतरिक सामंजस्य है। ये सामंजस्य ऐसा है कि मानव बुद्धि प्रकृति के बाह्य को भेद कर कम से कम कुछ सीमा तक
आंतरिक शक्ति परम तत्व तक पहुंच सकती है। आदर्शवाद का परिचय प्राप्त करने के लिए कुछ विद्वान ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे हॉर्न ने अपनी परिभाषा दी आदर्शवाद को लेकर के, आप 1 से 2 परिभाषा याद कर लीजिएगा इसकी, क्योंकि आ गया तो यही ऐसी चीज़ें हैं कुछ जो आपको मार्क्स दिलाएंगे। आदर्शवाद का सार क्या है? हॉर्न ने बताया कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की क्या है? अभिव्यक्ति है। विश्व के स्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है और भौतिकता की वृद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। बुबेकर ने अपने अनुसार चीजें बताई, हेंडरसन ने अपने अनुसार बताई, लेकिन मेन क्या है? आधारभूत सिद्धांत। सिद्धांत के पहले आप हेडिंग्स याद कर लो। पहला कि मनुष्य का जड़ कृति की अपेक्षा अधिक महत्व, आध्यात्मिक जगत का विशेष महत्व, आध्यात्मिक मूल्यों का विशेष महत्व, विचार की वस्तु की अपेक्षा अधिक महत्व, अनेकत्व में एकता का सिद्धांत, आत्मा और परमात्मा का अनादि अनंत अस्तित्व, सत्य विचार आचरण तथा उच्च चरित्र का महत्व, आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर मानव विकास, राज्य सत्ता सर्वोच्च मानिए इसमें, और आत्मानुभूति परम लक्ष्य। अब मान लीजिए ये मैं 10 आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि इन 10 में अगर आपको एग्जाम में आ जाता है और आपको 5 भी याद हैं अच्छे से तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, अब आदर्शवाद का पहला सिद्धांत है मनुष्य का जड़ कृति की अपेक्षा अधिक महत्व है। इसका क्या मतलब है? हमारा समस्त जगत 2 भागों में विभक्त है। आदर्शवादियों का मानना है जो ये संसार है, जो ये जगत है, वो 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा? एक तो जड़ और दूसरा क्या? चेतना। चेतन जगत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इंसान, मानव, मनुष्य करता है। आदर्शवाद के सिद्धांतों के अनुसार जड़ प्रकृति की तुलना में चेतन मनुष्य का अधिक महत्व है। इस महत्व का एक मुख्य कारण मनुष्य की बौद्धिक शक्ति भी है। मनुष्य को समस्त जड़ जगत का ज्ञान प्राप्त है। वह अपने ज्ञान से जड़ जगत पर नियंत्रण स्थापित करता है तथा अपनी संस्कृति का विकास करता है। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करता है। इन्हीं समस्त विशेषताओं के कारण मनुष्य का महत्व सर्वाधिक है। आध्यात्मिक जगत का विशेष महत्व क्या बताया गया है कि आदर्शवाद की मान्यताओं के अनुसार भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत का अधिक महत्व है। वास्तव में आध्यात्मिक जगत ही सत्य है। देखो अभी ऊपर आपको बताया गया था कि इसमें सबसे ज्यादा आदर्शवाद में किसको माना गया? आध्यात्मिक जगत को। अब कैसे याद रखोगे? आ से आदर्शवाद और आ से अध्यात्म, ऐसे याद रख लेना। देखो जो निमोनिक बना करके अगर चीज़ों को आप याद रखोगे ना तो अच्छे से दिमाग में रहेगा। भौतिक जगत मिथ्या मात्र है। इन्होंने कहा कि ये केवल क्या है? एक झूठ है। सही बात है, जो चीज़ आज है वो कल झूठ साबित हो जाएगी, परसों उसकी नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, है ना। तो इसी तथ्य को जो आपके फिशनर थे, ये भी आपके एक दार्शनिक थे, और इन्होंने इन शब्दों में स्पष्ट किया। कहा तो इन्होंने कहा कि विश्व का भौतिक पहलू सार्वभौमिक मस्तिष्क का केवल बाहरी प्रकटीकरण है। जो आपके हॉर्न थे, इन्होंने भी कहा कि आदर्शवाद की मान्यता है कि विश्व का क्रम नित्य एवं आध्यात्मिक सत्यता से देश एवं काल में प्रकटीकरण के कारण चलता है। तो अब देखो डेफिनेशंस तो आपको एज इट इज ही याद करनी पड़ेंगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक मूल्य में आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, एक गाना भी था ना बहुत अच्छा, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे करके, याद है ना। तो उसी से संबंधित होता है। आपका अध्यात्म क्या है? देखो आध्यात्मिक मूल्यों का विशेष महत्व, ये क्या है? ये आपका आदर्शवाद का सिद्धांत है, ठीक। आदर्शवादी मान्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक मूल्यों का अधिक महत्व है। आध्यात्मिक मूल्य कौन कौन से हैं? सत्यम शिवम और सुंदरम। ईश्वर के साक्षात्कार के लिए इन मूल्यों को जानना अनिवार्य है। साक्षात्कार का मतलब होता है ईश्वर के दर्शन पाना, ईश्वर को पाना। जैसे कि आप, साक्षात्कार का इंग्लिश मीनिंग होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या होता है? आमने सामने बैठ के अपनी बातों का कहना, सुनना, उसका जवाब मिलना। तो वैसे ही आप ईश्वर से जब डायरेक्टली अपनी बात को कह पाएँ, आप ईश्वर को समझ पाएँ, उन्हें महसूस कर पाएँ, है ना। तो जो आपका आदर्शवाद है, इसका एक अल्टीमेट गोल है ईश्वर से साक्षात्कार होना। इनके पूर्व साक्षात्कार से ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर आध्यात्मिक मूल्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। इन महत्वपूर्ण मूल्यों के साक्षात्कार के लिए ज्ञान, इच्छा तथा चेष्टा अनिवार्य है। ये तीनों क्रियाएं मन द्वारा परिचालित होती हैं। इन मूल्यों के महत्व को रॉस ने अपने शब्दों में कहा, सत्यम शिवम सुंदरम से निरपेक्ष गुण है जिनमें से प्रत्येक अपनी आवश्यकता के कारण उपस्थित है और वो अपने आप में पूर्णतया वांछनीय है। नेक्स्ट है आपका विचार का वस्तु की अपेक्षा अधिक महत्व। मतलब अब वस्तु क्या है? कोई ऑब्जेक्ट
जो आपका किससे संबंधित है, इस जगत, इस संसार, इस मिथ्या वर्ल्ड से एक तरीके से आपके रिलेटेड। लेकिन विचार क्या है, मानवीय हैं, जो आध्यात्मिक होते हैं, अध्यात्म से संबंधित है, ईश्वर से संबंधित है। तो वही बात कही गई कि जो थॉट्स हैं उनकी तुलना किससे, वस्तु से जब करेंगे तो विचार को अधिक महत्व दिया है आदर्शवादियों ने, जो आपके आइडियलिज्म को मानते हैं उन लोगों ने। भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु का हमारे मस्तिष्क में एक ही विचार होता है। आदर्शवादियों के अनुसार भौतिक वस्तु की अपेक्षा इस विचार का अधिक महत्व अधिक होता है। ये मानसिक विचार या प्रयास ही वास्तव में सत्य है। जो आदर्शवाद को मानने वाले हैं, इनका मानना था कि जो विचार है वही अल्टीमेट सत्य, क्या कह सकते हैं, ट्रूथ है। बाकी जो आपका ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब क्या है, मिथ्या है। वास्तव में विचार अमर एवं शाश्वत होते हैं। कहते हैं विचार कभी नहीं मरते हैं। भाई बात तो सही है। जैसे मान लीजिए कि कहा गया है भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में बोला गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ये क्या है, ये एक विचार है, ये कभी नहीं मरेगा। कभी मरेगा, आप खुद बताओ, नहीं मरेगा। आज हम लोगों को पता चली, इससे पहले कितनी पीढ़ियाँ चली गई उनको पता थी। आगे आने वाली जो पीढ़ी होंगी उनको भी पता चलेगा। क्या पता चलेगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक, तो क्या है, विचार सही बात है, आप इसको फील भी कर पाओगे। विचार जो हैं वो अमर हैं, शाश्वत होते हैं, है ना, हमेशा रहने वाले, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं, है ना। और जो भौतिक वस्तुएं हैं भाई, जैसे उस समय में मान लो जब श्रीमद् भागवत गीता थी, तो भाई आपने देखा कि तब के समय जो ग्वालियाँ होती थी, जो ग्वाल बाल होते थे, श्री कृष्ण जब मक्खन खाते थे तो उसको वो लोग हांडी में कैसे मथानी से दूध दही सब निकाल के मक्खन बनाते थे, है ना। कितना टफ प्रोसेस था। और अब के समय में क्या है, मशीन्स आ गई हैं। तो क्या है, भौतिक वस्तु में धीरे धीरे क्या हुई, उनका चलन बंद हो गया। अब नई चीज़ आ गई, कल को फिर कुछ नया आएगा, फिर पुरानी चीज़ें चली जाएंगी। लोग, ये ऑब्जेक्ट्स, ये चीज़ें, ये नष्ट हो जाएंगी। एक भूकंप आया, सब खत्म, है ना। तो ये सब नष्ट हो जाएंगे। विचार क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं तथा मस्तिष्क में रहते हैं। विचार आदिकाल से ही हैं तथा यदि एक बार वस्तु नष्ट भी हो जाए तो इस विचार के आधार पर उसका पुनः निर्माण किया जा सकता है। बात सही है भाई। मान लीजिए कि हमारी कोई चीज़ टूट गई, भाई आज वॉशिंग मशीन टूट गई, फिर क्या हुआ, कल मार्केट से जा कर के नहीं ले आए, तो यानी कि कोई और व्यक्ति है, किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसके विचारों से वो नई वॉशिंग मशीन बनी है और आज हम उसको फिर से अपने घर में ले आए। समझ रहे ना बात को। तो कहा इन्होंने कि यदि हमारे पास हमारे विचार होंगे तो हम वस्तुओं को तो फिर से भी बना लेंगे। ठीक है, इसलिए विचार का वस्तु की अपेक्षा महत्व क्या है, ज़्यादा है। अनेकत्व में एकता का सिद्धांत, जो आपके आदर्शवादी थे, इनके अनुसार अनेकत्व में एकत्व को स्वीकार किया गया है। विश्व में प्रतीत होने वाली विभिन्नता के पीछे एक एकता भी है। ये एकता ईश्वर, चेतना अथवा सत्य के रूप में नियंत्रणकारी शक्ति है। शिक्षा के उद्देश्य का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इसी परम शक्ति का साक्षात्कार करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्ण समझना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का अनादि अनंत अस्तित्व है। सही बात है भाई। आत्मा कहते नहीं, आत्मा परमात्मा का मिलन। आदर्शवाद का एक सिद्धांत ये भी है कि आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व है तथा ये आदि एवं अनंत है। परमात्मा को स्थूल इंद्रियों द्वारा देखा सुना नहीं जा सकता, परंतु मन द्वारा इसका अनुभव किया जा सकता है। जैसे जो बहुत लोग स्पिरिचुअल होते हैं, आप देखो कि उनको एहसास होता है, उनको अनुभव होता है ना। तो परमात्मा को सत्य के माध्यम से जाना जा सकता है। यानी कि अगर आप सत्य का आचरण करते हैं, अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, किसी का अहित नहीं सोचते हैं, है ना, तो परमात्मा आपको ज़रूर मिलेंगे। आप अच्छे रास्ते पे चलते हैं, ईश्वर को मानते हैं, है ना, आपका आचरण सही है लोगों के प्रति, आप में ईर्ष्या द्वेष भी सब नहीं है, तो आपको एक दिन जरूर परमात्मा मिलेंगे। इसी प्रकार आत्मा को भी सूक्ष्म, अनादि तथा अनंत स्वीकार किया गया है। कुछ आदर्शवादी ऐसे हैं जिन्होंने आत्मा और परमात्मा का ही एक अंश स्वीकार करते हैं, बल्कि कुछ विचारकों ने आत्मा को स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया। मतलब कुछ लोग मानते हैं कि जो आत्मा है, जो परमात्मा है, ये उसका अंश है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंश है। जैसे हम अपने मम्मी पापा के क्या हैं, अंश हैं, है ना। तो वैसे ही इन्होंने भी माना है। लेकिन कुछ ने माना है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है ना। नेक्स्ट आपका सिद्धांत है आदर्शवादियों ने सत्य, विचार, आचरण तथा उच्च चरित्र का महत्व। आदर्शवाद में आचरण को भी विशेष महत्व दिया जाता है। परम लक्ष्य अर्थात आत्म अनुभूति के लिए सत्य, विचार, आचरण एवं उच्च चरित्र का होना भी आवश्यक है। इसे ये लोक अथवा परलोक
दोनों का ही सुधार होता है। आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर मानव विकास, आदर्शवाद के अनुसार मानव विकास आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर होता है। इस मान्यता के अनुसार मनुष्य को कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ उपलब्ध हैं। इन्हीं शक्तियों एवं सभ्यता एवं संस्कृतियों के द्वारा मनुष्य के अपने भौतिक पर्यावरण को नियंत्रण करता है तथा क्रमशः आत्म अनुभूति की दिशा में अग्रसर होता है, जो कि मनुष्य का परम लक्ष्य है। इसी तरीके से राज्य की सत्ता सर्वोच्च मानी है और आत्मानुभूति परम लक्ष्य है। आत्मानुभूति मतलब सेल्फ, चीज़ें एहसास होना। आत्मानुभूति ही मनुष्य का परम लक्ष्य माना है किसने? आदर्शवादियों ने। इन्होंने इनकी मान्यताओं के अनुसार मनुष्य का जीवन सप्रयोजन है। मनुष्य का अस्तित्व उसकी आत्मा अनादि तथा अनंत है, परमात्मा का ये अंश है। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। किसने माना है? आदर्शवादियों ने माना है। परंतु अज्ञानतावश मनुष्य आत्मा के स्वरूप को जान ही नहीं पाता है, और जब मनुष्य को इसकी सत्यता का ज्ञान हो जाता है तो उसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है तथा यही स्थिति आत्मानुभूति कहलाती है। आत्मानुभूति ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। आदर्शवादी, अब देखो, अब आदर्शवादियों का शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी को, मतलब आइडियलिज्म जो है आपका, वो एजुकेशन से कैसे रिलेटेड है, शिक्षा से कैसे संबंधित है ना। अब इस पे देखो कितने शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आदर्शवाद और शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, या आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, इसका और शिक्षा की पाठ्यचर्या यानी कि जो आपका एजुकेशन करिकुलम होता है इससे क्या रिलेशन है, इनके गोल का, जो आदर्शवादी शिक्षा है इसके उद्देश्य का और पाठ्यक्रम की व्याख्या करिए, या आदर्शवादी एवं शिक्षण विधियों का उल्लेख करिए। तो आदर्शवादी और शिक्षा, ये दो बातें कैसे एक से तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो देखो, आदर्शवादी विचारधारा को शिक्षा में स्थान दिलाने वाले कौन कौन थे, इनके नाम जरूर याद कर लेना आप लोग। कांट, पिक्टे, फ्रॉबल, हर्बर्ट, हीगल, ये सब लोग थे। इन्होंने जीवन और जगत के संबंध में जो अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की, उनका प्रभाव हमारी शिक्षा पर पड़ा है। आदर्शवाद ने शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित किया है। ये आपके कौन कौन से हैं? शिक्षा का अर्थ हो, या शिक्षा के कार्य हो, या पाठ्यक्रम हो, या शिक्षण विधियाँ हो, शिक्षक हो, शिक्षार्थी हो, शिक्षालय हो, या अनुशासन। आदर्शवादियों में जो आपके मुख्य थे, इनकी आप सुकरात हैं, प्लेटो हैं, एडम्स हैं, इनमें से मेरी समझ से सुकरात की डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, प्लेटो की याद कर लीजिएगा। या क्या इन्होंने कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस शिक्षण से है जो बालकों में उचित आदतों के द्वारा प्रथम प्रवृत्तियां उत्पन्न करता है। वहीं सुकरात ने कहा कि शिक्षा का तात्पर्य संसार के सर्वमान्य विचारों को जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित करते हैं, प्रकाश में लाना है। इनका मतलब था कि जो बच्चों के अंदर, जो व्यक्ति के अंदर विचार होते हैं, है ना, लेकिन उसको निखारना, उसको बाहर लाना, ये काम किसका है? शिक्षा का है। मतलब जन्मजात विचार होते हैं एक बालक के अंदर, एक बच्चे के अंदर, लेकिन उसको इस चीज़ का एहसास किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा होता है। ये बात किसका कहना था? सुकरात का। एडम्स ने कहा कि शिक्षा का सतत और सउद्देश्य प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विकास को ज्ञान के संचरण एवं व्यवस्थापन के द्वारा परिष्कृत करता है। अब शिक्षा के उद्देश्य आदर्शवाद में देखो, आत्मानुभूति का मतलब आप समझ चुके हो, तो अब हेडिंग्स देखो, इसमें लिख तो आप अपने आप भी लोगे। संस्कृति विरासत की समृद्धि, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति विरासत की समृद्धि करना है। जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारा ओल्ड एज कल्चर था, उसको आगे तक ले जाना, उसको बढ़ाना, ये किसका काम है? शिक्षा का काम है ना। शिक्षा संस्कृत को, शिक्षा का काम क्या है इन आदर्शवादियों के अनुसार? कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृत है, इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ ले जाना और उसकी समृद्धि करना। जैसे जैसे आपको मैं एक बात बताती हूँ, जैसे आप मान लो शादी होती है, किसी के घर में शादी हुई, नई बहू आई, ठीक, तो उसको नहीं पता है कि चीज़ें कैसे पूजा होती है, कैसे पूजा की जाती है ना। सबके घर के रीति रिवाज अलग होते हैं। तो क्या हुई, एक जनरेशन से आपके घर में जो मम्मी थी, जो दादी माँ थी, उन्होंने मम्मी को सिखाया, मम्मी कल को जो बहू आएगी उसको सिखा रही है ना। फिर बहू क्या होंगी, जो आगे अपनी आने वाली उनकी देवरानियाँ होंगी, उनको सिखाएंगी। तो कहने का आशय ये है कि पूजा कैसे करनी है, चीज़ें कैसे करनी है, ये मैं छोटे स्तर से बता रही हूँ। ऐसे ही आदर्शवादियों ने कहा कि जो शिक्षा है, उसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी में क्या कर सकते हैं? पहुँचा सकते हैं। आप देखिए कि अब NEP 2020 के अकॉर्डिंग भगवद गीता की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सिलेबस में भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो क्या है, कहीं ना कहीं इनकी बात सही तो निकल रही है। आध्यात्मिक विकास होता है, अमर आदर्शों और मूल्यों की प्राप्ति होती है, मानसिक हो, भावात्मक हो, जो है सांकल्पिक हो। उसके बाद में पवित्र जीवन की प्राप्ति होती है, शाश्वत एकता की प्राप्ति होती है। ये सब क्या है? शिक्षा
और आदर्शवाद का संबंध है। शिक्षा की पाठ्यचर्या और आदर्शवाद का मतलब क्या है? आदर्शवाद शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, आत्मानुभूति निश्चित करते हैं और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास पर बल देते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या में भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र को प्रमुख और अन्य विषयों एवं क्रियाओं को गौरव स्थान दिया गया है। यूनानी दार्शनिक आपके कौन थे? प्लेटो। इनके अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति है और ईश्वर की प्राप्ति है, और इसके लिए सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति क्या है? आवश्यक है। ये तीनों आध्यात्मिक मूल्य क्रमशः मनुष्य की बौद्धिक, नैतिक, कलात्मक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त होते हैं, और प्लेटो पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं के समावेशन पर बल देते थे जो मानव को उपयुक्त क्रियाओं में दक्षता प्रदान करे, है ना। इस तरीके से देखो, जो आपके जर्मनी के शिक्षा शास्त्री थे हर्बर्ट, इन्होंने अपनी बात कही। इंग्लैंड के शिक्षा शास्त्री थे आपके नन, इन्होंने अपनी बात कही। तो इस तरीके से आप एक दो लोगों के अनुसार या मतलब ध्यान में रखिएगा, बाकी लिखिएगा अपने अकॉर्डिंग, है ना। अब देखो, यहाँ से आपने आदर्शवाद तो पढ़ लिया, आदर्शवाद से बनने वाली चीज़ें समझ ली, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको एक तुरंत अभी आज से कल में 10 मिनट्स का एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम आपको प्रकृतिवाद, इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करवा रहे होंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे तभी चीज़ें हम आपको कंटिन्यू करवाएंगे। और अगर ये पेपर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है तो कोशिश करेंगे कि आपको पेपर 2 और पेपर 3 भी हम करवा पाएँ, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, पेपर 3 के मैंने हैंड रिटन फ्री नोट्स आपको पीजी पॉइंट लाइव एप्लीकेशन पे, जिसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पर हमने प्रोवाइड करा दिया। फ्री PDF में जा करके आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं आप आराम से, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। वीडियो में कमेंट करना तथा लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।